डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ 1992 में एक सपना संजोया गया था। अंबेडकर जी के प्रति आस्था रखने वाले सभी महानुभावों ने सक्रिय होकर के एक विश्व स्तरीय केंद्र बने उस दिशा में प्रयास किए थे। सरकारी फाइलें चलती रही, विचार विमर्श होता रहा। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान के कारण जो सरकारें बनी थी, उन सरकारों को बाबा साहब को याद करने में बड़ी दिक्कत होती थी। इतने साल बीत गए, 20 साल से भी अधिक समय ये कागजों में मामला चलता रहा। जब मेरे जिम्मे काम आया तो पीड़ा तो हुई कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन मैंने ये तय किया है भले ही 20 साल बर्बाद हुए हो, लेकिन अब हम 20 महीने के भीतर भीतर इस काम को पूरा करेंगे। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूं, अगर बाबा साहब अंबेडकर न होते तो नरेंद्र मोदी कहाँ होते। जिस पार्श्व भूमि पर मेरा जन्म हुआ, जिस अवस्था में पला बड़ा पैदा हुआ, अगर बाबा साहब अंबेडकर न होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सिर्फ उन्हीं का भला किया है ऐसा नहीं है। और कभी कभी मैं जब ये सुनता हूं तो मुझे पीड़ा होती है कि बाबा साहेब अंबेडकर दलितों के देवता थे। जी नहीं, वो मानव जात के लिए थे, और न ही सिर्फ हिंदुस्तान में, विश्व भर के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित उन सब के लिए एक आशा की किरण थे। और हमने भी गलती से भी बाबा साहब को छोटे दायरे में समेट करके उनको अपमानित करने का पाप नहीं करना चाहिए था। इतने बड़े मानव थे, आप कल्पना कीजिए वो समय। जीवन भर हम देखें बाबा साहब को, वो सामाजिक अनटचेबिलिटी का शिकार तो थे ही, लेकिन मरने के बाद भी पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का शिकार बने रहे। देश को न सामाजिक अनटचेबिलिटी चाहिए, देश को न राजनीतिक अनटचेबिलिटी चाहिए। बाबा साहब का जीवन और उन्होंने संदेश भी क्या दिया, आज 21वीं सदी में भी हर सरकार के लिए वही काम मुख्य है जो बाबा साहब कह के गए हैं। उन्होंने क्या संदेश दिया? शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो। आज भी भारत की सभी सरकारें, उनके सामने ये प्रमुख काम है कि हम 100% लिटरेसी की ओर कैसे आगे बढ़ें, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। हम बाबा साहब अंबेडकर के 125 साल मनाने जा रहे हैं, तब बाबा साहब ने हमें जो एक मंत्र दिया है, शिक्षित बनो। समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान को अगर हम शिक्षित बनाते हैं तो बाबा साहब को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि होगी। 125 साल मनाने का वो उत्तम से उत्तम तरीका होगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जिनके लिए बाबा साहब जीते थे, जीवन भर जूझते थे, और इसलिए हमारे लिए एक सहज कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य का पालन करना है। भारत को ऐसा संविधान मिला है जिस संविधान में द्वेष और कटुता को कहीं जगह नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि दलित माँ की कोख से पैदा हुआ एक बालक, जिसने जीवन भर जाति के नाम पर कदम कदम अपमान सहा हो, सम्मान से जीने के लिए कोई व्यवस्था न हो, ऐसे व्यक्ति के दिल में कितनी कटुता, कितना रोष, कितना बदले का भाव हो सकता था। लेकिन बाबा साहब के भीतर वो परमात्मा का रूप था जिसने संविधान की एक धारा में भी खुद के जीवन पर जो बीती थी, वो यातनाएं कटुता में परिवर्तित नहीं होने दी। बदले का भाव संविधान के किसी भी कोने में नहीं पैदा होता। इतिहास कभी तो मूल्यांकन करेगा कि जीवन की वो कौन सी ऊंचाइयां होगी इस महापुरुष में कि जिसके पास इतना बड़ा दायित्व था। वो चाहते तो उन स्थितियों में ऐसी बात करवा सकते थे, लेकिन नहीं करवाए। मूल में कटुता, द्वेष, बदले का भाव न उनके दिल में कभी पनपने दिया, न आने वाली पीढ़ियों में पनपे, इसके लिए कोई जगह उन्होंने छोड़ी। मैं समझता हूं कि हम संविधान की बात करते हैं लेकिन उन पहलुओं की ओर कभी देखते नहीं है, उस सामाजिक अवस्था की ओर देखते नहीं है। मुझे खुशी है मैं उस प्रदेश में पैदा हुआ जहां सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब अंबेडकर का गौरव किया था, उनको सम्मानित किया था, उनके जीवन का गर्वभैर स्वीकार किया था, और बाबा साहब अंबेडकर ने हमेशा न्यायप्रियता को प्राथमिकता दी थी। आज हम सब, जैसे मैं कहता हूं कि संविधान मेरे जैसे व्यक्ति को भी कहां से कहां पहुंचा सकता है। यह इलेक्शन कमीशन की रचना है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उस समय निष्पक्ष चुनाव का महत्व क्या होता है, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव की ताकत क्या होती है। उस बात के बीज बोए उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन की रचना करके। यह बाबा साहब की सोच थी और आज हम सब एक ऐसी व्यवस्था पर भरोसा करते। इंडिपेंडेंट इलेक्शन की रचना करके यह बाबा साहब की सोच थी और आज हम सब एक ऐसी व्यवस्था पर भरोसा करते हैं कि हिंदुस्तान के सभी दल कितना ही विरोध क्यों न हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बात को गर्व के साथ स्वीकार करते हैं। बाबा साहेब ने यह व्यवस्था हमें दी। उनकी न्यायप्रियता देखिए। दुनिया के समृद्ध कहे जाने वाले देश, मोस्ट फॉरवर्ड कहे जाने वाले देश, उन देशों में भी महिलाओं को मत का अधिकार पाने के लिए 50-50, 60-60 साल तक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, आंदोलन करने पड़े थे। महिलाओं को मत का अधिकार नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था। पढ़े लिखे देश से, प्रगतिशील देश से, धनवान देश से लोकतंत्र की दुहाई देने का जैसे उनका मनोबल ही था। लेकिन एक दलित माँ की कोख से पैदा हुआ बेटा संविधान के पहले ही दिन हिंदुस्तान के अंदर माताओं बहनों को वोट का अधिकार दे देता है। ये न्यायप्रियता ही उनकी। भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है। संघीय ढांचा आगे चलकर के कैसे चलेगा, व्यवस्थाएं कैसी होगी,
मैं नहीं मानता हूं कि सामान्य मानवीय 50-60 साल के बाद क्या होगा वो देख पाता है, मैं नहीं मानता। आज हम देखते हैं कि हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए कितनी कितनी बारीक चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, और फिर भी कहीं न कहीं तो कोई गलती रह जाती होगी। यह बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिनको इस बात की समझ थी कि उन्होंने संविधान की रचना के साथ एक स्वतंत्र फाइनेंस कमीशन की रचना रखी। जो फाइनेंस कमीशन केंद्र और राज्यों के संतुलन और धन के वितरण की व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से गाइड करता है, और आज भी वो व्यवस्था पर सब भरोसा करते हैं और चलते हैं। इस बार राज्यों को 42% तक राशि मिली है। हिंदुस्तान के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है ये, यानी एक प्रकार से राज्यों ने कल्पना न की हो उतने धन के भंडार इस बार मिल गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की जो तिजोरी जो माने राज्य और केंद्र की मिलकर के तो करीब 60% से ज़्यादा, 65% से भी ज़्यादा अमाउंट आज राज्यों के पास है। भारत के पास मात्र 35% अमाउंट है। ये ताकत राज्यों को कैसे मिली है? सरकार के समय निर्णय हुआ एक बात है, लेकिन मूल बाबा साहब अम्बेडकर के उस मूल में लिखा हुआ है, तब जा करके हुआ। और इसलिए समाज के अंदर जब हम इन चीज़ों की ओर देखते हैं तो लगता है कि भाई क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को इस महापुरुष के कामों को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए, इस महापुरुष के विचारों को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस महापुरुष के आदर्शों से कुछ पा करके जीने का संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ये हमें करना है तो जो आज हम व्यवस्था को जन्म देने जा रहे हैं, जो 20 महीने के भीतर भीतर गतिविधि उसकी शुरू हो जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ये आने वाली पीढ़ियों की सेवा करने का काम है, और ये सरकार कोई उपकार नहीं कर रही है, मोदी सरकार भी उपकार नहीं कर रही। एक प्रकार से समाज को अपना कर्ज चुकाना है, कर्ज चुकाने का एक छोटा सा प्रयास है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के माध्यम से जितनी भी चीज़ें हमारे सामने आई है, हम कभी कभी देखें बाबा साहब विमेन एम्पावरमेंट, इसको उन्होंने कितनी बारीकी से देखा। आज भी विवाद होते रहते हैं। उस समय बाबा साहब की हिम्मत देखिए, उन्होंने जिन कानूनों को लाने में सफलता पाई जो हिंदुस्तान में विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। ये बाबा साहब का प्रयास था कि जिसके कारण हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना। ये बाबा साहब का पुरुषार्थ था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बना, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 बना, हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 बना। ये सारे कानून समाज के उन लोगों को ताकत देते थे, विशेष करके महिलाओं को। ये बाबा साहब की विशेषता थी। आज भी मैं जब लोगों से बड़े बड़े सुनता हूं तो आश्चर्य होता है कि काश इस प्रकार के भाषण करने वालों ने कभी अम्बेडकर को पढ़ा होगा। खैर, वो तो उनको गले लगाने को तैयार नहीं थे, उनके जाने के बाद उनको पढ़ने के लिए कहाँ से तैयार हो गए। कोई कल्पना कर सकता है कि दुनिया में लेबर रिफॉर्म की बात कहें तो कम्युनिस्ट विचारधारा की चर्चा होती है, लेबर रिफॉर्म की चर्चा करें तो लेफ्टिस्ट विचारधारा के खाते में जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब ब्रिटिश सल्तनत थी, अंग्रेज वायसराय यहाँ बैठे थे, और उस काउंसिल के अंदर 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत देखिए। भारत के मजदूरों का अंग्रेज सल्तनत शोषण करती थी। ये बाबा साहब की ताकत थी कि 1942 के पहले मजदूरों को 12 घंटे काम करना पड़ता था। 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर ने वायसराय से लड़ाई लड़ करके 12 घंटे से 8 घंटे काम करवाने का पक्का कर लिया था। ये छोटे निर्णय नहीं है, और इसलिए बाबा साहब को एक सीमा में बांध करके देखने से भारत की पूरी विकास यात्रा में बाबा साहब का कितना बड़ा रोल था, इसको हम समझ नहीं पाते। ये मेरा सौभाग्य रहा है, क्योंकि मैं हर पल मानता हूँ और अपने जीवन को देख करके मुझे हर पल लगता है कि इस महापुरुष ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। समाज के प्रति भी उनकी भूमिका क्या रही? समाज को जोड़ने की भूमिका रही, कभी समाज को तोड़ने की भूमिका नहीं रही। उनके सारे विचारों को हम देखें, उनके सामने धन के ढेर कर दिए गए थे, ये बनो, यह पाओ, ये करो। मैं उसकी चर्चा में जाना नहीं चाहता हूँ, इतिहास मौजूद है, लेकिन वो उससे विचलित नहीं हुए थे। और इसलिए जिस प्रकार से समता का महत्व है, उतना ही ममता का भी महत्व है। खास करके जो अपने आप को उच्च मानते हैं, उन लोगों ने अपने आप को सोचना होगा कि समाज में भेदभाव लंबे अरसे तक चलने वाला नहीं है। इसे स्वीकार करना होगा, और भारत जैसा देश जो विविधताओं से भरा हुआ है, उसमें सामाजिक एकता एक बहुत बड़ी एकता रखती है। बाबा साहब के 125 वर्ष मना रहे हैं, तब सामाजिक एकता के बिगुल को हम कैसे ताकतवर बनाएं। और इसलिए मैं कहता हूँ, समता जोड़ ममता इक्वल समरता, संभाव जोड़ ममभाव इक्वल समरसता। और इसलिए अपनापन यह मेरे हैं, यह मेरे ही परिवार के अंग है, ये भाव हमें जी करके दिखाना होगा। और मुझे विश्वास है कि यह जो हम प्रयास शुरू कर रहे हैं, उस प्रयास के माध्यम से समाज की धारणा बनाने में, समाज को सशक्त बनाने में संविधान की लैटरल स्पिरिट, उसको कोई चोट न पहुंचे, उसकी जागरूक भूमिका अदा करने के लिए एक प्रकार से यह चेतना केंद्र बनेगा। ये विश्व चेतना केंद्र बनने वाला है। उस सपने को लेकर के हमें देखना चाहिए।
हम मार्टिन लूथर किंग की बात तो कर लेते हैं, लेकिन बाबा साहब को भूल जाते हैं, और इसलिए अगर मार्टिन लूथर किंग की बात करती है दुनिया, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया जब मार्टिन लूथर किंग की चर्चा करें तो बाबा साहब अम्बेडकर की भी करने के लिए मजबूर हो जाए। वो तब होगा जब हम बाबा साहब का सही रूप, उनके विचारों की सही बात, उनके काम की सही बात दुनिया के पास सही स्वरूप में प्रस्तुत करेंगे। इस केंद्र को ये सबसे बड़ा काम रहेगा कि पूरा विश्व बाबा साहब को जाने समझे, भारत के मूलभूत तत्व को जाने समझे, और यह बाबा साहब के माध्यम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमने बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के, उनके विचारों और आदर्शों से प्रेरणा लेकर के समाज को सशक्त बनाने की दिशा में, राष्ट्र के लिए महान राष्ट्र बनाने का सपना पूरा करने के लिए हमारी जो भी जिम्मेवारी है उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। मैं विभाग के सभी साथियों को बधाई देता हूं कि 20 साल से अधिक समय से भी लटकी हुई चीज़, एक प्रकार से पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का स्वीकार हुआ प्रोजेक्ट है, उससे मुक्ति दिलाई है। अब आने वाले 20 महीनों में उसको पूरा करे, लेकिन ये भी ध्यान रखे कि उसका निर्माण उस स्तर का होना चाहिए ताकि आने वाली शताब्दियों तक वो हमें प्रेरणा देता रहे, ऐसा निर्माण होना चाहिए। मैं फिर एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम करता हूं, और 125 वर्ष ये हमारे भीतर ताकत दें, हमें जोड़ने का सामर्थ्य दें, सबको साथ ले करके चलने का सामर्थ्य दें। समाज के आखिरी छोर पर बैठा हुआ इंसान, वो हमारी सेवा के केंद्र बिंदु में रहें। ऐसे आशीर्वाद बाबा साहब के निरंतर मिलते रहें ताकि उनके जो सपने अधूरे हैं वो पूरे करने में हम लोग भी कुछ काम आएं। इसी अपेक्षा के साथ फिर एक बार मैं विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।